नमस्कार। दी सतीश झा शो में आपका स्वागत है। भारत पर दुनिया भर से दबाव पड़ रहा है और ख़ास करके अमेरिका से कि वो अपनी निरपेक्षता ख़त्म करे और वो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर रूस के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र में वोट करे। उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में, उसकी जनरल असेंबली में भारत ने अभी तक वोट न करने का फैसला किया, निरपेक्षता कायम रखी, अपने पुराने निरपेक्ष गुट के नेता होने का जो उसकी एक भूमिका निभाई। आपको याद होगा नॉन अलाइंड मूवमेंट या निरपेक्ष गुट निरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की स्थापना पंडित नेहरू ने की थी। ये बात है भारत के आज़ाद होने के समय की, और वो 1962 तक, जब तक चीन ने भारत पर हमला नहीं किया, चलती रही वो नीति। फिर एक अंदाज ये समझ में आया कि जब तक हमारे पास शक्ति नहीं है, गुट निरपेक्ष होने के लिए भी शक्ति चाहिए। कल अमेरिका में वहाँ के विदेश सहायक सचिव ने भारत पर जोर डाला कि भारत पिछले 30 साल से धीरे धीरे ज़रूर अमेरिका की तरफ रिश्ते बनाता गया है, वो साफ भी है, लेकिन अमेरिका जिस तरह विदेश नीति को देखता है वो जैसा लगता है कोई छोटा बनिया हो। वो देखता है कि आपने हमारे विरोधी से कितने पैसे का सामान खरीदा, कितना हमसे खरीदा। अगर सिर्फ खरीद फरोख्त ही विदेश नीति है तो उसमें कहीं भी एक सामरिकता नहीं आती। और अमेरिका का जो पूरा ढांचा बना हुआ है उसमें कुछ एक हिस्से हैं विदेश नीति के जो अजीब तरह के हैं। एक तो जो अमेरिका का इंटरेस्ट है जहाँ, वही करेंगे। उनका इंटरेस्ट क्या है? व्यापार है। उनका इंटरेस्ट क्या है? हमारे खेमे में रहो। उनका इंटरेस्ट क्या है? हमारी वैल्यूज़ को मानो। भाई आपके इंटरेस्ट जो हैं वो आपके इंटरेस्ट है, हमारी संस्कृति हमारी संस्कृति है। और ये बात अमेरिका का सिस्टम नहीं समझता कि वो मानता है कि हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे महान हैं। ये हम सबसे अच्छे, हम सबसे महान की जो बात है, सारी झंझट, सारे झगड़े वही शुरू होते हैं। रूस भी यही कहता है हम महान हैं, हम सोवियत संघ हुआ करते थे, दुनिया का 10वां हिस्सा हमारे पास था, हम बहुत बड़ी संस्कृति थे, आप सब लोगों ने हमसे सीखा है। वो इस तरह देखते हैं। अमेरिका कहता है हम बाहर से आए, हमने 250 साल में एक नई दुनिया बनाई, आज की दुनिया के सबसे ताकतवर देश हम हैं। अगर हमसे आप हमारी बात नहीं समझेंगे तो आप भी ताकतवर नहीं हो सकते, आपकी तरक्की नहीं होगी, हमारी तरफ आइए वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। उनका हो गया। चीन कहता है मैं एक महाशक्ति को उभर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास हैं, और आप कल को देखिए 50 साल पहले मैं रूस से छोटा था, आज मैं रूस का 10 गुना हूँ, तो कल उसका रूस का 50 गुना होगा। तो रूस को समझना चाहिए। लेकिन उनका रूस का चीन का रिश्ता इसलिए बना हुआ है कि एक साम्यवादी नीति भी थी, दूसरी अमेरिका के खिलाफ प्रेशर रखने के लिए दूसरा एक दोस्त चाहिए। तो रूस का रिश्ता, उनका पुराना जो 100 साल का रिश्ता है साम्यवाद के साथ का, उसको लेकर के रूस और चीन का जो रिश्ता है उसमें एक घनिष्ठता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के हाथ जुड़े रहेंगे, लेकिन उनमें एक घनिष्ठता है। तो रूस से जो भारत का रिश्ता है बहुत करीबी रिश्ता है, स्थायी रिश्ता है, इसमें कभी उथल पुथल नहीं होती। अमेरिका इस रिश्ता इवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चलता रहता है। उसके लिए कोशिश बहुत करनी पड़ती है। उनको अपने साथ रहना आसान नहीं है, महंगा पड़ता है। और चीन के साथ रिश्ते हमारे जैसे हैं, वो आप देख रहे हैं, उन भरोसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चीन की नीति, चीन का भविष्य का जो एक दृष्टिकोण है बिल्कुल अलग है, और वो अपने आप में दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है। वो अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। अगले 30-40 साल में उसका मानना है कि अमेरिका की ताकत कम होगी, चीन की बढ़ेगी। अब ये देख लीजिए, आज अगर दुनिया में आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखें तो चीन एक ज़माने में भारत के बराबर था आर्थिक जीडीपी में, राष्ट्रीय आमदनी में। आज वो अमेरिका का आधा हो गया है। भारत अभी भी अमेरिका का 12वां हिस्सा है। या फ़र्क देखिए, चीन उम्मीद कर सकता है कि सब चीज़ें ठीक हुई तो अगले 15 साल में अमेरिका और चीन की जो राष्ट्रीय आमदनी है बराबर हो जाएगी। भारत के पास उम्मीद थी, लेकिन पिछले 8 साल में जो यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो रास्ता एकदम तोड़ दिया है। वो जो पुल था भविष्य के लिए, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है राम नाम पे। तो अगर हम राम नाम की बात करेंगे
तो हमें तरक्की नहीं मिलने वाली है। अगर हम धर्म को लाएंगे तो हमें तरक्की नहीं मिलेगी। और सारा जो 8 साल हमारे खर्च हो गए सिर्फ इसलिए कि हम दूरबीन से पीछे देखें, आगे नहीं। तो ऐसे माहौल में हम क्या करें। अमेरिकी जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है भारत के ऊपर, उसे ठीक करने के लिए भारत को एक तरह से निरपेक्षता की बात करनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे रूस और भारत के बीच में वो अपने राजनयिक संबंधों के साथ एक मीडिएशन का काम करें। अगर लीडरशिप नहीं लेंगे तो दूसरे लोग लीडरशिप लेंगे। तो अभी जो स्थिति ये है कि हम लोग रोते हैं ज़्यादा, हम लोग खड़े नहीं होते, हम लोग लीडरशिप की तरफ देखते नहीं, हम भविष्य को नहीं देखते। हमारी जो राजनैतिक जो दृष्टिकोण है उससे तय होता है हमारे आर्थिक रास्ते क्या निकलेंगे, उनसे तय हुआ हमारे सामरिक रास्ते क्या निकलेंगे। तो अभी जो मेरी समझ है, जो मैंने पिछले 40 वर्ष से भारत की जो नीतियाँ देखी हैं, उस हिसाब से आज भारतीय अर्थनीति चलाने वाले सबसे कमज़ोर हैं उनको देखें जो पहले इसकी लीडरशिप जिनके हाथ में थी, उनके मुकाबले में। जिस हर जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं उनमें एक दिशा विहीनता है और एक समझ की उतनी परिपक्वता नहीं है जो पिछले 70 साल में भारत में थी या 67 साल में भारत में थी। एक तो वहाँ कमी हो गई। जो हमारी भारत की विदेश नीति है उसमें जो एक लीडरशिप की बात थी वो भी कहीं छूट गई। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी है कि दुनिया भर में हमारा नाम खराब हो रहा है। तो अपने पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और क्या कहते हैं विदेश नीति में सब तरफ से हम लोग कमज़ोर पड़ गए हैं एक तरह से देखिए। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी है, हमारे लोग जो हैं उतने हैं जितने कि चीन के पास है। हर 5वां या छठा जो व्यक्ति है दुनिया में वो भारतीय है। उसको लेकर के हमारी एक भूमिका है। उस भूमिका को कैसे आगे ले जाएं, किस तरह से हम मीडिएशन करें, किस तरह से बीच में अपने अब तक की जो हमारी कमाई है, जो राजनीतिक कमाई है, राजनयिक कूटनीतिक कमाई है, उसका रूस के साथ कैसे इस्तेमाल करें, दुनिया समझे कि हमें नेतृत्व है। वो रास्ता हमने निकाला नहीं। अमेरिका ने कहा कि भारत ने बात की दोनों से, पुतिन से बात की, ज़ेलेंस्की से बात की, अच्छी बात है। उन्होंने कोशिश की है अपने रिश्तों को लेकर के एक बात कहने की, लेकिन बात सिर्फ कहने की नहीं है। ये बात मुद्दा बड़ा है जिसमें कई संभावनाएं निकल रही हैं जो कि दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। पुतिन किसी भी तरह बैक ऑफ नहीं करेंगे। उनको किसी और तरीके से उनके साथ पेश आना, वो एक अंतर्राष्ट्रीय जो नियम होंगे उनको दोबारा लिखने की बात होगी। वो उसको लिखना इतना आसान नहीं है। वो एक बार उस गलत तरह से लिखा गया, उसका असर सब पर पड़ेगा, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, उसका असर अंत में हो सकता है अमेरिका पड़े। लेकिन जब आप पास ताकत होती है तो आप थोड़े से अंधे हो जाते हैं, कुछ चीज़ दिखती नहीं है आपको। अमेरिका के साथ वही एक थोड़ा सा उनको मोतियाबिंद थोड़ा सा वहाँ पर है, और चीन भी चूँकि वो अग्रेसर बढ़ रहा है वहाँ भी थोड़ा सा है। और रूस में पुतिन इस तरह हो गए हैं कि वो अपने जो भूत को लेकर के और अपनी जो नई जगह चाहते हैं उसको लेकर के, और उनको उनकी जो सलाहकार है उन लोगों ने ऐसा जगह बिठा दिया था कि वो मानते हैं कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है तो आप कुछ भी एकाएक नहीं कर सकते। रूस का बहुत नुकसान हुआ है। क्या यूक्रेन, जिसकी जो राष्ट्रीय आमदनी $201 बिलियन के आसपास होगी, उसके लिए आप 2000 बिलियन खोना चाहते थे, जो आपने पिछले 7 दिन खो दिए। इस तरह का जो एक गणित है उसके लिए कोई या तो बहुत बड़ी सोच हो, इसका हमें फ़ायदा इतना होगा अगले 10, 15, 20 सालों में, वैसा दिखता नहीं है। तो जो पुतिन ने जो गलतियां की हैं उसमें भी एक जो इस तरह सोचने की कि आप महाशक्ति हैं, उससे जो परेशानियां आती हैं उसका कोई इलाज नहीं है। और इस बीमारी से तीनों ही परेशान हैं। भारत के पास एक आज रास्ता है, उस रास्ते पर ना चले, लेकिन भारत उस बात के लिए तैयार नहीं है। लीडरशिप चाहिए इसको, वो करना नहीं चाहता। वो सिर्फ उसे क्या कहते हैं, ट्वीकिंग करना चाहता है, कुछ इधर कुछ उधर वो कर रहा है। तो ये जो सवाल उठाया गया है कि भारत अपना पक्ष साफ करे, अपने आप में बिल्कुल जायज़ सवाल है, लेकिन उसको किस तरह दबाव डालना बिल्कुल नाजायज़ होगा। क्योंकि जो ये संबंध जो खड़े हुए हैं, सुधरे हैं, ये एकाएक नहीं हुए हैं। इनको सुधारने में हमें 75 साल लगे हैं, और उसमें अमेरिका की ही बहुत बड़ी भूमिका थी।
अगर भारत ने अमेरिका का साथ शुरू में नहीं दिया, उसमें एक गलती हमेशा अमेरिका की थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि दूसरे देश किस तरह सोचते हैं, उनकी मजबूरियाँ क्या हैं, उनके नेता किस तरह सोचते हैं। अगर आप किसी को सामान बेचने जाइए, आपको सोचना पड़ता है कि दूसरा जो खरीदेगा वो किस तरह सोचता है। अमेरिका ऐसा नहीं करता, क्योंकि इसके पास ताकत थी। ये भूलना नहीं चाहिए कि इतिहास में अमेरिका ने कई तमाम अफ्रीकन देशों में राज्य बदल दिए, राष्ट्रपति बदल दिए, कि कितनों की हत्या हो गई सिर्फ इसलिए कि इनके सिगरेट बेचने वाले ऐसे चाहते थे। तो अमेरिका सही होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की विदेश नीति मेरे हिसाब से बिल्कुल वही छोटे बनिए वाली है, और इस पे जो है कितना भी ज्ञान हो यहाँ के अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों का और अच्छे तमाम सोचने वालों का, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। चाहे हार्वर्ड हो, चाहे स्टैनफोर्ड हो, चाहे जहाँ से भी लोग आएँ, जब बात आती है विदेश नीति की, जो सोचते हैं वो बनाते नहीं हैं, जो बनाते हैं वो छोटे बनिए वाले हैं। तो जो विचार में और जो लॉबिंग के बीच का जो फ़र्क है वो कोई समझ नहीं पाता। अगर आप देखें जो यहाँ विचारधारा बनती है, कौन लोग नीति बनाते हैं, कौन कैसा प्रेशर डालता है और लॉबिंग कैसे होती है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको साफ लग जाएगा कि किस तरह जिनके पास साधन हैं वो यहाँ की कांग्रेस को किस तरह से अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। उनको कैसे पता है कि किस तरह से पॉलिसी बनाई जाती है, उसके लिए किसके साथ क्या बात करनी चाहिए कर लेते हैं। उसके लिए बड़ी किताबों की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको मालूम है कि कैसे अपना काम निकालना है। तो अगर आपकी जो विदेश नीति बनती है इसके आधार पे कि हमारी सिगरेट वहाँ बेचनी है, हमारे हथियार वहाँ बेचने हैं, तो आपकी विदेश नीति दरअसल वो नहीं होगी जो कि मानव प्रकृति को देखती है। नेहरू ने जो सोचा था उसमें एक भविष्य की कल्पना थी। अमेरिका की नीति में भविष्य कल्पना नहीं है। उसका ये है कि आप हमारी चीज़ खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो। रूस में जो थी वो एक साम्यवादी, उसमें एक विचारधारा थी, कल्पना थी, वो कुछ बहकावा सा था। मान लीजिए वो किस सपने में रहते थे, लेकिन वो उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे। और चीन उसने काफ़ी सीखा है, साम्यवादी था, पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, कहीं वो बीच का तीसरा चौथा रास्ता निकाल रहा है। हमने एक ज़माने में मिश्रित इकानमी की बात की थी, भारत ने बात की थी मिक्स्ड इकानमी की। आज सही देखिए तो एक साम्यवादी देश जो पूरी तरह साम्यवादी था, जिसने करोड़ों लोगों की हत्या की इस बात को लेकर के कि साम्यवाद के लिए वो ज़रूरी था, चीन, वो वहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। आज दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग सारी वहीं होती है। उसको बनाने के लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है, अमेरिका ने ही उसको बनाया वहाँ तक ला करके। लेकिन चीन अमेरिका अब नहीं सुनता, राजनीतिक स्तर पर नहीं सुनता, राजनयिक स्तर पर नहीं सुनता, कूटनीति पर नहीं सुनता। वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करता है टेक्नोलॉजी के लिए किसी भी तरह से, और बाज़ार के लिए। टेक्नोलॉजी और बाज़ार ये दोनों चीज़ें हैं जहाँ वो जुड़ता है विश्व बाज़ार से या अमेरिका से। और रूस के साथ उसका एक वो जैसे वो भाई हैं, एक ही वाद के हिस्सा हैं, साम्यवाद के दो धड़े थे ये। और वो एक कुछ भी कहें आप, सारे बाज़ार को और साम्यवाद को जोड़ने का जितना अच्छा काम चीन ने किया है उतना अच्छा काम रूस ने भी नहीं किया था। तो यानी कि देश किताबों से नहीं चलते, देश उनमें एक विजन होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। आज भारत के पास मौका है, एक समस्या आपके सामने आई है, आप रूस, चीन, अमेरिका के बीच में एक मध्यस्थता कर सकते हो। ये करोगे आप तो आप आगे बढ़ जाओगे, उससे आपको कूटनीतिक फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन हम लोग उस तरह सोच नहीं रहे। तो अमेरिका अपने आप में उम्मीदें कर रहा है, वहाँ के लोग जानते हैं कि भारत धीरे धीरे रूस से अमेरिका की तरफ कुछ बदला है। आज वो ज़्यादा परिपक्व है, पहले की तरह सिर्फ डॉगमेटिक या डॉक्ट्रिनेयर नहीं है कि सिर्फ एक वाद को लेकर ही हम चलेंगे। आज वो हर तरह की बातें सुनता है। तो भारत में एक परिपक्वता आई है, और अमेरिका जो है वो भी थोड़ा इवॉल्व हुआ है। अब वो लोग सिर्फ सिगरेट के लिए राज नहीं बदलते जो 40 साल पहले करते थे, अब थोड़ा सोच के करते हैं। फिर भी उन्होंने जिस तरह हमले किए हैं, आप सोचें, ये ना भूलें, इसी अमेरिका ने $6000 बिलियन, भारतीय राष्ट्रीय आमदनी का 3 गुना, सिर्फ जो उनकी मिडल ईस्ट की जो वॉर थी, वेस्ट एशिया की वॉर थी, अफगानिस्तान और इराक वाली, उस पर उन्होंने 20 साल में खर्चा किया। 20 साल में अमेरिका ने भारत की आमदनी का 3 गुना खर्च किया सिर्फ लड़ने में और बम फेंकने में इन 2-3 देशों के ऊपर। तो इतनी इसकी आर्थिक शक्ति है और इतनी सामरिक शक्ति है और इतनी इसकी जो रक्षा की शक्ति है। लेकिन उसका जो नाजायज़ इस्तेमाल जो हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल चाहिए, इसमें नियम सबके साथ वही हों।
जो नियम आज रूस पर लगाए जा रहे हैं वही नियम अमेरिका पे क्यों नहीं लगाएगा? ये एक बहुत लेजिटिमेट सवाल है और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सिर्फ ये कह के कि अमेरिका सही था, अमेरिका रूस गलत है, दोनों ही गलत थे। लेकिन आपने अमेरिका को गलत होने से उसके नहीं कहा कि अमेरिका गलत था, आपने कहा रूस गलत है। तो इस तरह से आज भारत ने जो आज पोजीशन ली है गुटनिरपेक्षता की, वो अपने आप में उसकी धरोहर का हिस्सा है और उसको चाहिए कि उससे एक कदम आके लीडरशिप भी ले, यानी कि मीडिएशन करे रूस और यूक्रेन के बीच में, रूस और दुनिया भर के बीच में। वहाँ से आप लीडर माने जाओगे। इस बात के साथ आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।